तो आज हमारे पास जो स्रोत हैं वो एक बहुत ही आम पौधे के बारे में है जिससे हम सब शायद बचपन में मतलब दूर ही भागते थे। हाँ, बिच्छू बूटी। बिच्छू बूटी या अंग्रेजी में स्टिंगिंग नेटल। उसे छूते ही जो जो एक जलन और खुजली होती है वो तो हम सब जानते हैं। बिल्कुल, बहुत ही एक अनप्लेजेंट अनुभव होता है वो। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि होम्योपैथी में यही पौधा आर्टिका यूरेंस नाम से एक बहुत बड़ी दवा है। तो आज हमारा मिशन इन स्रोतों की मदद से ये समझना है कि क्या ये सिर्फ उस बाहरी खुजली और रैश की दवा है या इसके पीछे कोई बहुत गहरी कहानी छिपी है। चलिए इसी की पड़ताल करते हैं। ये एक बेहतरीन सवाल है, क्योंकि आर्टिका यूरेंस ऊपर से देखने में भले ही एक स्किन रेमेडी लगे, पर स्रोत बताते हैं कि इसकी असली कहानी वो शरीर के अंदर की है। अंदर की? हाँ, ये उन समस्याओं के बारे में है जब शरीर की निकास प्रणाली यानी एग्जिट पाथवेज कहीं ना कहीं कह सकते हैं जाम हो जाते हैं, और ये जाम होना ही अलग अलग बीमारियों के रूप में बाहर दिखता है। एग्जिट पाथवेज का जाम होना, ये तो सुनने में ही काफी गंभीर लग रहा है, तो इसे खोलकर समझते हैं। स्रोतों में सबसे पहली और सबसे बड़ी पहचान तो पित्ती के लिए ही बताई गई है। हाँ, अर्टिकेरिया। अर्टिकेरिया, बिल्कुल। वो लाल लाल चकत्ते जिनमें भयानक जलन और खुजली होती है। हाँ, और स्रोत एक बहुत ही खास ट्रिगर बताते हैं, शेलफिश। कुछ खास तरह का समुद्री भोजन खाने के बाद अगर किसी को भयंकर पित्ती उछल जाए तो ये दवा सबसे पहले दिमाग में आती है। ठीक है, ये तो हुआ एक बाहरी लक्षण, लेकिन आपने जो अंदरूनी जाम की बात कही वो यहाँ कैसे जुड़ती है? यहीं पर यह दवा फैसिनेटिंग हो जाती है। स्रोत इस पित्ती को गठिया यानी रूमेटिज्म और गाउट से जोड़ते हैं। त्वचा को गठिया से? हाँ, वो एक पैटर्न की बात करते हैं। जब त्वचा पर पित्ती ठीक होती है तो जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है, और जब जोड़ों का दर्द कम होता है तो पित्ती वापस आ जाती है। अरे वाह, शरीर एक ही समस्या को दो अलग अलग जगहों से बाहर फेंकने की कोशिश कर रहा है। एक दरवाजा बंद होता है तो वो दूसरा खटखटाता है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा, यही वो ब्लॉक्ड एग्जिट पाथवे है। स्रोत बताते हैं कि इसके मूल में अक्सर यूरिक एसिड होता है। अच्छा? हाँ, जब शरीर यूरिक एसिड को ठीक से बाहर नहीं निकाल पाता तो वो उसे या तो त्वचा के रास्ते पित्ती के रूप में बाहर फेंकता है या फिर जोड़ों में जमा कर देता है। बिल्कुल, जिससे गाउट का दर्द होता है। आर्टिका यूरेंस इसी मूल कारण पर काम करती है। ये तो बहुत बड़ा कनेक्शन है। मतलब ये सिर्फ खुजली मिटाने वाली दवा नहीं है, बल्कि शरीर की सफाई प्रणाली को ठीक करने वाली दवा है। लेकिन रुकिए, स्रोतों में एक और बात है जो मुझे इस थ्योरी से बिल्कुल अलग लग रही है। वो है इसका महिलाओं और स्तनपान पर असर। आप दूध की कमी वाली बात कर रही हैं, जिसे अगैलेक्टिया कहते हैं। हाँ बिल्कुल, स्रोत कहते हैं कि ये बच्चे के जन्म के बाद दूध न बनने या कम बनने की एक मुख्य दवा है। अब यूरिक एसिड और दूध की कमी, ये दोनों बातें तो बिल्कुल अलग दुनिया की लगती हैं। इनका क्या लेना देना? सतह पर देखने में ये बिल्कुल अलग लगती हैं, सही बात है, लेकिन अगर आप ब्लॉक्ड पाथवे की नज़र से देखें तो ये उसी कहानी का दूसरा अध्याय है। अच्छा, कैसे? देखिए, जिस तरह यूरिक एसिड का शरीर से बाहर निकलना एक फ्लो है, उसी तरह स्तनों से दूध का निकलना भी एक प्राकृतिक फ्लो है। जब शरीर की उत्सर्जन यानी एलिमिनेशन और स्राव यानी सिक्रीशन की प्रणालियां ठीक से काम नहीं कर रही होती तो ये दवा उन रास्तों को खोलने में मदद करती है। ओहो, चाहे वो यूरिक एसिड का रास्ता हो या दूध का। समझ गया। तो ये दवा शरीर को कहती है कि जो चीज जहां से निकलनी चाहिए उसे बाहर निकालो, रोको मत, चाहे वो यूरिक एसिड हो या माँ का दूध। बिल्कुल, और यही थीम हमें और भी लगों पर दिखती है। स्रोत बताते हैं कि ये दवा यूरिनरी सिस्टम पर भी काम करती है। ये ग्रेवल यानी गुर्दे की छोटी पथरी को बाहर निकालने में मदद करती है। अच्छा। और रुके हुए पेशाब को भी जारी करती है, फिर से वही फ्लो को ठीक करने का काम। यहाँ तक कि पुरानी डायरिया जिसके साथ पित्ती भी हो, उसमें भी इसका जिक्र है। ये सब एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं। अगर इस दवा का मूल काम शरीर के ब्लॉकेज को ठीक करना है, यस, और ये इतनी संवेदनशील है जी, तो जरूर कुछ चीजें होंगी जो इन लक्षणों को ट्रिगर करती होंगी या बदतर बनाती होंगी। हाँ, होम्योपैथी में जिन्हें हम मोडालिटीज कहते हैं, मोडालिटीज, हाँ, ये इस दवा की पहेली का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। किसी भी दवा को समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि उसके मरीज को किन चीजों से दिक्कत होती है। और स्रोत इस बारे में बहुत ही साफ हैं। तकलीफ बढ़ती है ठंडी नमी वाली हवा से, पानी से, यहाँ तक कि धोने या नहाने से भी। और एक बहुत ही अजीब बात लिखी है, बर्फीली हवा यानी स्नो एयर से। मेरा मतलब ये कितनी स्पेसिफिक बात है, सिर्फ ठंडी हवा नहीं बल्कि बर्फीली हवा।
ये स्पेसिफिसिटी ही तो होम्योपैथी की खूबसूरती है। बर्फीली हवा का मतलब है एक खास तरह की भेदने वाली ठंडक और नमी जो आम ठंड से ज्यादा परेशान करती है। ये एक बहुत बड़ा कीनोट लक्षण है। कीनोट, सही कहा। अगर कोई मरीज आके ये कहे कि जब भी बर्फ पड़ती है या वैसी हवा चलती है उसकी पित्ती भड़क जाती है, तो आर्टिका यूरिन्स एक बहुत मजबूत उम्मीदवार बन जाती है। और एक बात तो और भी अजीब है, स्रोत कहते हैं कि ये लक्षण हर साल एक ही समय पर लौट कर आते हैं। हाँ, पीरियोडिसिटी। मतलब अगर किसी को पिछले साल दिसंबर में पित्ती हुई थी तो बहुत संभावना है कि इस साल भी दिसंबर में ही होगी। ये तो ऐसा है जैसे शरीर में कोई अलार्म क्लॉक सेट हो। इसे आवधिकता या पीरियोडिसिटी कहते हैं। बिल्कुल, ये कुछ क्रॉनिक बीमारियों और कुछ दवाओं का चरित्र होता है। ये दिखाता है कि समस्या कितनी गहरी और एक पैटर्न में बंधी हुई है। जब मरीज ऐसी हिस्ट्री देता है तो ये दवा के चुनाव को बहुत पक्का कर देता है। यहाँ एक सवाल उठता है, अगर इन सब चीजों से तकलीफ बढ़ती है तो आराम किस चीज से मिलता है? स्रोतों में इस पर ज्यादा जोर क्यों नहीं दिया गया? ये एक बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन है आपकी। दिलचस्प बात यह है कि स्रोत किसी खास आराम देने वाली मोडालिटी पर ज्यादा जोर नहीं देते। नहीं, बस यही कि जिन ठंडी चीजों से समस्या बढ़ रही है उनसे दूर रहने पर थोड़ी राहत मिलती है। इसका मतलब यह है कि इस दवा का चरित्र वो बढ़ने वाले लक्षणों एग्रेवेशन से ज्यादा परिभाषित होता है बजाय आराम मिलने वाले लक्षणों के। इसकी पहचान ही ठंड के प्रति इसकी जबरदस्त असहिष्णुता है। ठीक है, तो अब इस चर्चा के सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं। जब भी त्वचा पर जलन, चुभन और रैश की बात होती है तो एक और दवा का नाम हमेशा आता है, एपिस मेलेफिका। मधुमक्खी के डंक से बनने वाली दवा। हाँ, स्रोत इन दोनों की तुलना बार बार करते हैं। सतह पर दोनों बहुत एक जैसी लगती हैं। एक आम इंसान या कोई नया प्रैक्टिशनर इनमें फर्क कैसे करेगा? ये तो गलत दवा चुनने का एक क्लासिक केस लगता है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। ये होम्योपैथिक प्रैक्टिस की सबसे आम चुनौतियों में से एक है और स्रोत हमें इसका जवाब देते हैं। फर्क लक्षण में उतना नहीं जितना उस लक्षण के पीछे की क्रियाविधि मतलब मैकेनिज्म में है। अच्छा। जैसा हमने बात की, आर्टिका यूरेनस का आधार है मेटाबॉलिक ब्लॉक। कोई चीज जैसे यूरिक एसिड शरीर से बाहर नहीं निकल पा रही। ठीक है, और एपिस का? एपिस का आधार है एक सूजन वाली प्रक्रिया, एक इन्फ्लेमेटोरी रिएक्शन जिसमें तरल पदार्थ जमा हो जाता है, यानी एफ्यूजन और इडिमा। ओह, सूजन। हाँ, शरीर में कुछ बाहर से आया है जैसे डंक का जहर और शरीर उसके खिलाफ एक तेज प्रतिक्रिया दे रहा है जिसमें सूजन और पानी भरना मुख्य है। तो एक है निकलने में रुकावट और दूसरा है अंदरूनी सूजन। ये तो बहुत बड़ा फर्क है। चलिए इसे और गहराई से समझते हैं। स्रोतों में दिए गए पॉइंट्स के आधार पर तुलना करते हैं। सबसे पहले तापमान। आपने बताया आर्टिका को ठंड से दिक्कत है। हाँ, बहुत ज्यादा। एपिस का क्या? एपिस का ठीक उल्टा है। एपिस का मरीज गर्मी से बहुत परेशान होता है। उसे अपनी सूजी हुई जगह पे ठंडी सिकाई से, ठंडे पानी से बहुत आराम मिलता है। अच्छा। अगर आप आर्टिका के मरीज को ठंडी सिकाई देंगे तो उसकी तकलीफ आसमान छू लेगी। ये एक ऐसा लक्षण है जिसे आप क्लिनिक में सीधे सीधे पूछकर दोनों दवाओं में अंतर कर सकते हैं। कोल्ड वर्सन्स योर्टिका, हीट वर्सन्स एपिस। ये तो बहुत साफ अंतर है। अब बात करते हैं चकत्तों के दिखने की। आर्टिका के रैश तो क्लासिक पित्ती जैसे होते हैं, उठे हुए लाल धब्बे। हाँ। एपिस के रैश कैसे दिखते हैं? एपिस के रैश में सूजन प्रमुख होती है। वो फूले हुए गुलाबी रंग के होते हैं और छूने पर ऐसा लगता है जैसे अंदर पानी भरा हो। खास तौर पर आंखों के नीचे की सूजन एपिस का एक जाना माना लक्षण है। तो आर्टिका है सूखा जलन वाला रैश और एपिस है गीली पानी भरी सूजन। और महसूस करने में, सेंसेशन में क्या फर्क है? दोनों में ही जलन और चुभन होती है। यहाँ थोड़ा और बारीक अंतर है। आर्टिका में भयानक खुजली के साथ जलन होती है। मरीज खुजा कर परेशान हो जाता है। ठीक है। एपिस में खुजली से ज्यादा चुभने वाला डंक मारने जैसा दर्द होता है, जैसे कोई गरम सुइयां चुभा रहा हो। तो एक में खुजली ज्यादा है, दूसरे में डंक जैसा दर्द। एक और बहुत बड़ा लक्षण है प्यास। मैंने पढ़ा है कि एपिस का मरीज बिल्कुल प्यासा नहीं होता, चाहे उसे कितना भी तेज बुखार क्यों ना हो। हाँ, थर्स्टलेसनेस। क्या आर्टिका में भी ऐसा कुछ है? नहीं, और यही एक और बड़ा अंतर है। एपिस की प्यास न लगना एक बहुत ही मजबूत निर्णायक लक्षण है। आर्टिका क्यूरेंस में प्यास को लेकर ऐसा कोई मजबूत लक्षण नहीं मिलता।
मरीज को सामान्य प्यास लग सकती है। तो अगर आपको पित्ती का मरीज मिले जो कहे कि उसे बिल्कुल प्यास नहीं लगती, तो आपका झुकाव एपिस की तरफ ज्यादा होना चाहिए। स्रोतों में एक बहुत प्रैक्टिकल टिप दी गई है। वो कहते हैं कि आर्टिका यूरिन्स उन मामलों में काम कर सकती है जहां एपिस फेल हो गई हो। ऐसा कब हो सकता है? ये तब होता है जब लक्षण एपिस जैसे दिख रहे हों, मतलब जलन, चुभन, सूजन हो, लेकिन मरीज की मोडालिटी एपिस से मेल न खा रही हो। मतलब? मान लीजिए एक मरीज को मधुमक्खी ने काटा और उसे सूजन आ गई। पहली नजर में ये एपिस का केस लगता है, लेकिन अगर वो मरीज कहे कि उसे ठंडी सिकाई से तकलीफ बढ़ रही है और वो गर्मी में बेहतर महसूस कर रहा है, तो एपिस वहां काम नहीं करेगी। अच्छा, क्योंकि वो एपिस के नियम के खिलाफ है। बिल्कुल। इसका मतलब है कि शरीर की प्रतिक्रिया एपिस वाली नहीं, बल्कि आर्टिका वाली है। तब आर्टिका देने से वो केस ठीक हो सकता है। ये एक बेहतरीन नैदानिक संकेत है। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें, तो जो सबसे बड़ी बात निकल कर आ रही है वो ये है कि आर्टिका यूरेनिन सिर्फ एक त्वचा की दवा नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये असल में शरीर के रुके हुए प्रवाह को ठीक करने की दवा है। चाहे वो यूरिक एसिड का प्रवाह हो, जो पित्ती और गठिया के रूप में प्रकट हो रहा हो, या फिर मां के दूध का प्रवाह हो। इसका मुख्य काम शरीर के एग्जिट पाथवेज को साफ करना है, और इसकी सबसे बड़ी पहचान है ठंड, नमी और बर्फीली हवा से तकलीफ का बढ़ना। आपने पूरी चर्चा का सार एक वाक्य में कह दिया। ये एलिमिनेशन की रेमेडी है। ये शरीर को वो चीजें बाहर निकालने में मदद करती है जिन्हें उसे निकाल देना चाहिए। और एपिसिस की इसकी तुलना हमें सिखाती है कि होम्योपैथी में सिर्फ क्या लक्षण है ये जानना काफी नहीं, बल्कि क्यों और कैसे है ये समझना ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल। और अंत में स्रोत हमें सोचने के लिए एक और दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। वो एक और दवा का जिक्र करते हैं, रिसिनस कम्युनिस। रिसिनस कम्युनिस, जिसे अरंडी के पौधे मतलब कास्टर ऑयल प्लांट से बनाया जाता है। इसे भी दूध का प्रवाह बढ़ाने के लिए एक प्रमुख दवा माना जाता है। ओहो, तो दूध बढ़ाने के लिए एक और मजबूत उम्मीदवार। अब अगर मरीज की शिकायत सिर्फ यही हो, तो इन दोनों में से कैसे चुने? और यही वो सवाल है जो हमें गहरी सोच की ओर ले जाता है। ये हमें मजबूर करता है कि हम सिर्फ एक लक्षण का इलाज ना करें, बल्कि पूरे इंसान को समझें। क्या दूध की कमी के साथ साथ मरीज को पित्ती की भी हिस्ट्री है? क्या उसे ठंड से तकलीफ बढ़ती है? क्या उसके जोड़ों में दर्द रहता है? अगर हाँ, तो जवाब आर्टिका यूरेंस है। लेकिन अगर दूध की कमी के साथ मरीज के दूसरे लक्षण, उसकी प्रकृति, उसके ट्रिगर्स बिल्कुल अलग हैं जो रिसिनस के दायरे में आते हों, तो वो दवा काम करेगी। समझ गया। ये हमें याद दिलाता है कि एक ही मंजिल तक पहुंचने के रास्ते अलग-अलग हो सकते हैं, और सही रास्ता चुनना ही असली कला है, जो अपने आप में एक और गहरी खोज का विषय है।